ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमारे पास फॉर्मूला था आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 mn rn, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। ये फॉर्मूला था, हम लोग किया ना लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट लेक्चर किया। आज हम लोग आते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड m1 प्लस m2 प्लस 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 mn rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus 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 mn rn। टेकिंग डेरिवेटिव, अच्छा इसको हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या आता है, सम ऑफ ऑल दी मासेस, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 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 mn rn। टेकिंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ले लो, तो dr बाय dt, डेरिवेटिव ले लो, इज इक्वल टू m1 dr1 बाय dt प्लस m2 dr बाय r2 बाय dt, तो प्लस 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 mn drn बाय dt। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, dr बाय dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, ये बन जाएगा v1, ये बन जाएगा v2 प्लस 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 प्लस, और ये बन जाएगा vn। और आपको याद है कि हमने यहाँ पे कैपिटल M को क्या लिया था, m1 प्लस m2 प्लस 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 mn, टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ब्रिंग इट डाउन, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ब्रिंग इट डाउन, उसको नीचे ले आओ, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस 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 mn vn अपॉन टोटल मास नीचे आ जाएगा। तो टोटल मास की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 प्लस 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 mn। तो बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे पहले था, वैसे ही फॉर्मूला आ गया, बस r की जगह v आ गया है, फॉर्मूला इज द सेम। Have you understood this formula? Velocity of center of mass m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus 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 mn vn upon m1 plus m2 plus m3, like this way. Copy down this formula, velocity of center of mass. Copy down.
हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा ये ध्यान रखना कि जरा साइन कन्वेंशन यूज करना बहुत जरूरी। मान लो वेलोसिटी के लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। राइट जा रहा है तो प्लस लेंगे, लेफ्ट जा रहा है तो माइनस लेंगे, अपवर्ड जा रहा है तो प्लस लेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस लेंगे। तो यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन regarding velocity. For velocity you have to use sign convention. Sign convention. ये समझ में आया? हो गया सबका मामला ये? तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दैट इज m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn upon m1 plus m2 plus m3। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus mn vn upon m1 plus m2 plus m3। Is it clear? डन सर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड m1 plus m2 plus mn, velocity of center of mass is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn। इसको टोटल मास ले लेंगे, m1 v1 plus mn vn। अच्छा डेरिवेटिव ले लो, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इसलिए चलता चला आएगा प्लस एम एन तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बन जाएगा a1, ये बन जाएगा a2, ब्रिंग इट डाउन, m को नीचे ले आओ और m की वैल्यू सारे मास के बराबर है। तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस अपॉन m नीचे आ जाएगा तो m1 प्लस m2 प्लस। You have to learn it. Question number 3.
मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला समझ में आया? सबका फॉर्मूला तो एक ही जैसा। अगेन यू हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन। यूज साइन कन्वेंशन हियर। हो गया? एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सबका फॉर्मूला एक ही जैसा है बेटा, बस साइन कन्वेंशन यूज करते रहना तुमको। m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 लाइक दिस वे। इस तरह से आपको करना है। इक्वेशन नंबर 3। हो गया? यस सर। अच्छा, फिर से इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इट मींस वेक्टर। यस निर्जा, यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन है बेटा। आपको साइन कन्वेंशन का मतलब ये हो गया, ये वेक्टर तो है, दीज आर वेक्टर्स ना बेटा, a1 a2 a3। जो राइट जा रहा है एक्सलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सलेशन प्लस में लेंगे। जो ऊपर जा रहा है उसको एक्सलेशन प्लस में लेंगे। जो लेफ्ट जा रहा है उसको एक्सलेशन माइनस में लेंगे। और जो डाउनवर्ड जा रहा है उसको एक्सलेशन माइनस में लेंगे। तो साइन कन्वेंशन यू हैव टू यूज। अच्छा, फिर से क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया ना बेटा। 2 देख लो कौन सा वेलोसिटी वाला 2 है। जो वेलोसिटी वाला है 2 है। तो फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 क्या है, m1 प्लस m2 प्लस 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 mn वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 v1 प्लस m2 v2 mn vn, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल मास। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, mn हो जाएगा। सारे इंडिविजुअल मोमेंटम को आप ऐड करेंगे।
मोमेंटम का इक्वेशन नंबर 4, देन कम टू फोर्स। सबका फॉर्मूला एक ही जैसे है, लेकिन मोमेंटम का थोड़ा सा अलग से, इसमें इंडिविजुअल मोमेंटम सब ऐड हो जाते हैं। m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, हो गया। Yes, sir. स्टार्ट। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp बाय dt। एक्चुअली आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, dp बाय dt, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। वैसे मोमेंटम क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। m बाहर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? चलो, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां मोमेंटम रख दीजिए, सो इट बिकम F इज इक्वल टू, m बाहर आ जाएगा, d वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन dv बाय dt। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। कॉम्प्लेन दिस फॉर्मूला, Done, sir.
अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट है ये बेटा। अब इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मास इंटू एक्सलेशन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इज 0 बेटा, चेंज इन वेलोसिटी इज 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये है कि जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनिशियल होगा वही फाइनल भी होगा। समझ में आया? कॉपी दिस वन तो मैं समझाता हूं, कॉपी कर लीजिए जरा इसको, जस्ट कॉपी इट। हाँ, इसको समझने की कोशिश करो। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? इसका sir. मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे एग्जांपल समझो। लेट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल। एग्जांपल, सपोज कर लो कि ये ग्राउंड है और आपने किसी प्रोजेक्टाइल, किसी ऑब्जेक्ट को अपने प्रोजेक्ट किया। कोई ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से थ्रो किया, तो व्हाट विल हैपन? ये कोई मास m था इसका, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल गो अलोंग विद दिस पाथ। ऑब्जेक्ट इस तरह से आगे जाएगा। सपोज कर लो यहां पे आने के बाद वो एक्सप्लोड कर गया, लेट्स से इट एक्सप्लोड्स। वो एक्सप्लोड करेगा ना, तो उसके जो पीसेस हैं वो इधर उधर आएंगे। एक्सप्लोड हो गया, इसके जो पीसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। लेकिन 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 एक्सप्लोजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है।
ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड कर गया, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास तब चेंज होता है बेटा जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और एक्सप्लोजन तो इंटरनल होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, वो उसी पाथ में कंटिन्यू करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब एक्सप्लोजन हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, वो उसी पाथ को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कोई मास इधर आएगा, कोई इधर आएगा, जैसे कोई इधर आएगा, बस सेंटर ऑफ मास अपनी लाइन में कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस है, और सेंटर ऑफ मास को कौन चेंज करता है? जो एक्सटर्नल फोर्स होता है। ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? एग्जांपल में समझ में आया? लेट्स जस्ट से एग्जांपल 2, let's say it's a let's say it's a boat. Let's say boat है, a person is standing here inside boat. ठीक है, बोट के अंदर है पर्सन, जैसी है। इसका सपोज कर लो हियर इज द सेंटर ऑफ मास। लेट्स से ये पर्सन मूव करके इधर आ जाता है, लेफ्ट की तरफ, मतलब बोट की अदर साइड पे आ जाता है। तो बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो जब बाहर से कोई, मतलब बोट है उसके अंदर पर्सन है, बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, पर्सन उसके अंदर इधर उधर वॉक कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो पर्सन सपोज कर लो वो पर्सन वॉक करके, वो ट्रेवल करके इधर इधर आ जाता है, ट्रेवल वो इधर आ जाता है, लेकिन बाहर का कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग? तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे यह, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन 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 आप देखेंगे कि पर्सन अगर वॉक करके इधर आएगा ना, पर्सन अगर वॉक करके इधर आएगा ना, तो बोट जो है थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, राइट की तरफ। बोट जो है थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कर गया, तो पर्सन मूव करके लेफ्ट की तरफ आएगा, लेकिन ये पर्सन सपोज कर लो मूव करके लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन सेम पर्सन आप देखेंगे कि जब वो लेफ्ट की तरफ आएगा तो बोट थोड़ा सा राइट की तरफ चला जाएगा। तो पर्सन किधर आ रहा है बेटा? लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बोट जो है राइट की तरफ, पर्सन टुवर्ड्स लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है। पर्सन जो है ना, वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो बोट राइट की तरफ चला जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आया? मैंने क्या समझाने की कोशिश की, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। अगर सपोज कर लो कि, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूं, लेट्स से इट्स अ बलून। ये सपोज कर लो बलून है, ठीक है, और यहां पे सपोज कर लो ये बलून है, और यहां पे एक मंकी है, सपोज कर लो। मंकी क्या कर रहा है? पर्सन है, सपोज कर लो, ठीक है। अगर ये पर्सन ऊपर जाएगा ना,
अगर ये पर्सन सपोज कर लो ट्रेवल करके ऊपर जाएगा ना, अगर ये पर्सन ऊपर सपोज कर लो दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है, तो अगर ये पर्सन ऊपर जाएगा ना, तो अगर ये पर्सन ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आ जाएगा। बलून नीचे क्यों आ जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये बात समझ में आए कि नहीं? मैंने क्या समझाने की कोशिश की? तो तुमको ओवरऑल समझ में क्या आया? ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें समझ में क्या आया? ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज कर सकता है। ये बात क्लियर हुआ सबको? हाँ, समझा ना सब लोग? कोई भी एक एग्जांपल कॉपी कर लो। हाँ बेटा बोलो। सर वो बलून का फिर से बताओ ना। कौन सा बलून वाला? देखो, बलून है, पर्सन है, दोनों का अपना अपना सेंटर ऑफ मास है। मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसे बलून का मास कैपिटल एम है और पर्सन का मास स्मॉल एम है, तो दोनों का कोई सेंटर ऑफ मास है। तो वो पर्सन अगर बलून को ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है नहीं, तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब ये पर्सन ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। सेंटर ऑफ मास देखो उसी जगह पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया उसी जगह सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब क्योंकि जब बलून के ऊपर वो पर्सन चढ़ रहा है, मतलब थ्रू द रोप, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की जगह पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो पर्सन ऊपर भागेगा, उसके रोप के ऊपर जाएगा चढ़ते हुए, तो बलून नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस। जैसे बोट वाला एग्जांपल लिया था ना, पर्सन अगर बोट के लेफ्ट की तरफ आएगा तो बोट थोड़ा सा राइट की तरफ चला जाएगा, in order to maintain center of mass at the same place. Is it clear? यस सर। Only external force can change position of center of mass. Otherwise center of mass अपनी जगह पे चेंज नहीं होता है।